पहला क्वेश्चन था कि मोहित परफॉर्म एन एनालिसिस ऑफ 2 डिफरेंट सॉइल सैंपल फ्रॉम एरिया ए एंड बी, ही रिकॉर्डेड द रिजल्ट। तो 2 सैंपल लिए गए, सैंपल ए और बी के। ए में 40% लिग्निन, शुगर 10%, काइटिन 45%, नाइट्रोजन 5%। सैंपल बी में लिग्निन है 5%, शुगर 35%, काइटिन 15%, नाइट्रोजन 45%। विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इन बोथ द सोइल। तो अब दोनों सोइल में जब डिकम्पोजिशन होगी तो कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? सोइल ए हैज स्लोअर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, सोइल ए हैज फास्टर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, बोथ हैव सेम रेट, नन ऑफ दिस। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं। सोइल ए था और सोइल बी थी। ठीक है, अभी ग्रेटर देन ये लिखते हैं, मेरे को फाइंड आउट करना है क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोइल ए में अगर अपन देखें तो लिग्निन है 40%, काइटिन है 45%। अब काइटिन क्या होती है? सेल वॉल कंपोनेंट है किसका? फंगस का। और लिग्निन क्या होती है? डिपोजिशन होती है ऑन द सेल टू प्रिवेंट वाटर लॉस। ठीक है, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें हैं। अब बेटा ऑब्वियस सी बात है, अगर लिग्निन है और या तुम्हारा ये है काइटिन, सेल वॉल की कंपोजिशन है, दैट मीन्स हार्ड होगा, हार्ड टू डिकम्पोज होगा। अगर हार्ड टू डिकम्पोज है तो जिस भी सोइल में ये ज़्यादा होंगे वो सोइल का डिकम्पोजिशन कैसा होगा? स्लो होगा, नॉर्मल सेंस की बात है। तो मैंने लिखा जो सोइल ए है उसका डिकम्पोजिशन क्या होगा? सोइल बी से स्लो होगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, या इसको ना सोचने का दूसरा तरीका भी है। सपोज कहीं पे डिकम्पोजिशन हुई है, अगर कहीं पे डिकम्पोजिशन हो रही है या हो चुकी है तो वहाँ पे क्या होंगे? न्यूट्रिशन होंगे। तो इसने दे रखा है यहाँ पे ना नाइट्रोजन प्रेजेंट है, शुगर तो चलो ठीक है, नाइट्रोजन था एक जगह 5% है और एक जगह नाइट्रोजन कितना था? 45% है। अब जो नाइट्रोजन है वो क्या है? प्लांट को मिलेगा, जिससे प्लांट क्या कर सकते हैं? अपनी ग्रोथ करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, नाइट्रोजन जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होगी। दैट मीन्स वहाँ पे डिकम्पोजिशन क्या हुआ होगा? ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। डायमीटर ऑफ पोलन ग्रेन इज जनरली इज, कि जो तुम्हारा पोलन ग्रेन होता है उसका डायमीटर कितना होता है? तो ये एक्चुअली में ना क्वेश्चन है ही नहीं है। क्वेश्चन नहीं है इन दैट सेंस कि ये तुम्हारी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और मैं समझता हूँ कि जो सीबीएसई देने लग रहा है उसका एनसीईआरटी का आते ही होगा। तो ये होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Menstrual cycle in human female consists of various events. Select the option that indicate the current sequence of these events. Menstrual cycle. तो कौन कौन से इवेंट होते हैं ना? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इंडिकेट द करंट सीक्वेंस ऑफ दिस इवेंट्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये भी तुम्हारा जनरल एनसीईआरटी का ही है। क्या सबसे पहले होता है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें ब्लीडिंग होती है। उसके बाद क्या होता है? तुम्हारा फोलिकुलर सेल बनते हैं, प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, ग्रेफिन फोलिकल, है ना? तो होता है फोलिकुलर फेज। उसके बाद फोलिकल्स बनते हैं, ग्रेफिन फोलिकल। फिर 14 डे पे एलएच की सर्ज आती है, जिससे क्या होता है? ओव्यूलेशन। उसके बाद बेसिकली तुम्हारा फिर फाइनल फेज क्या होता है? ल्यूटियल फेज। तो ये था दैट मीन्स सी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये था फोर्थ क्वेश्चन, अगर अपन पढ़े। अ डाइहाइब्रिड क्रॉस इज डन बिटवीन टू पेरेंट पी प्लांट हु डिफर इन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, सीड कलर एंड सीड शेप इन F2 जनरेशन, द नंबर ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप विल बी। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस था, वही सीड शेप और सीड कलर, मतलब राउंड और रिंकल्ड, येलो और ग्रीन के लिए। ठीक है, चाहो तो वो क्रॉस बना सकते हो, बट क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है तो वो क्रॉस तो बनना नहीं था वैसे, पहली बात तो, है ना? बट फिर भी ना, कि अब तो डिस्कशन ही कर रहे हैं तो थोड़ा ना इसको लंबा खींच के देखते हैं। ठीक है, तो जैसे ये था बेसिकली तुम्हारा राउंड एंड येलो, रिंकल्ड और ग्रीन। ठीक है, ये पेरेंट्स थे।
क्रॉसिंग हुई, एक ही टाइप के गैमेट बनने थे तो इसलिए बार बार नहीं बनाऊंगा, ठीक है। फिर इनकी सेल्फिंग हुई, सबसे यही बनना था, इसको अपन हाइब्रिड कहते थे या F1 प्रोजेनी कहते थे। फिर F1 की क्या हुआ करती थी, सेल्फिंग हुआ करती थी। इतनी बात भी मेरे को तो क्लियर थी, ठीक है। अब इसके बाद गैमेट्स बनते थे। अब ये पता नहीं वैसे तुम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, बट मैं बता देता हूँ इसको। अगर मैं सपोज 1 2 3 4, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ तो ये होता था 1 का 3, 1 का 4, 2 का 3 और 2 का 4, ठीक है। अब कैसे, यहाँ देखते हैं। इसके 4 गैमेट्स बनेंगे भाई साहब। 1 का 3 1 और 3, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई। 1 का 4 कैपिटल आर स्मॉल वाई। 2 का 3 स्मॉल आर कैपिटल वाई। स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ऐसे ही सिमिलरली इसके बन जाते हैं, ठीक है। अब इसके गैमेट बनते थे, पुनेट स्क्वायर बनती थी, वो पूरा कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे ना F2 जो जनरेशन का रेशो आता था, तो उनको भी ध्यान होगा, सभी को ध्यान होता है, 9:3:3:1 का आता है, ठीक है। जहाँ पे ये पेरेंट्स होते थे और ये क्या होती थी, न्यू कम्बिनेशन। तो दैट मीन्स मेरे पास कितने फिनोटाइप आ गए, मेरे पास आए 4 फिनोटाइप। कितने आए, 4 फिनोटाइप, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अपने को पता है सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम स्टडी होता था। एक रेशो आता था तुम्हारा 3:1 का और दूसरा आता था 1:2:1 का। ये फिनोटिपिक होता था और ये जीनोटिपिक होता था, ठीक है। अब बेटा क्या होता है देखो, 3:1 था, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा 3:1 क्रॉस 3:1, तो ये आएगा 3 3 9:3:3:1, ठीक है। वही आ गया फिनोटाइप का रेशो डाईहाइब्रिड में। ऐसे ही अगर मैं 1:2:1 का क्रॉस करूंगा, 2:1:1:2:1, तो 1:1 2 1:2:4:2:1:2:1, ठीक है, ये आ जाता था। अब ये कितने हैं ये देख लेते हैं, 3 3 6 3 9, तो कितने आए, 9 जीनोटाइप। ये चीज वैसे तो बता भी दी जाती थी, याद भी करने को कहा जाता था, नहीं तो इस तरीके से भी होता है। ये आई गेस क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या था कि RNA इंटरफेरेंस RNAi हेल्प इन मेकिंग टोबैको प्लांट रेजिस्टेंस टू ए निमेटोड लोडिगाइना इनकोग्निशिया। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट शो हाउ RNAi इज अचीव। कि मतलब RNA इंटरफेरेंस होता कैसे है, नाम में ही क्लियर था बेटा, ठीक है। RNA इंटरफेरेंस का मतलब क्या हो रहा है, जो तुम्हारा RNA बनने लग रहा है उसके काम में तुम क्या करने लग रहे हो, इंटरफेरेंस कर रहे हो, दखलंदाजी करने लग रहे हो, तो वो काम ढंग से होगा नहीं, ठीक है। अब क्या है कैसे है वो देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता था तुम्हारा ना, NCERT की एज इट इज़ लाइन है, ज़्यादा लंबा खींचते नहीं है इसको, कि क्या होता था, प्रिवेंशन होती थी, है ना, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA बाय निमेटोड, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये 6 क्वेश्चन था। 6 क्वेश्चन अगर किसी ने NCERT की एक्सरसाइज ढंग से लगाई है ना, तो NCERT की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NCERT बैक एक्सरसाइज, ठीक है। अब कैसे था देखते हैं, पहले ये सीक्वेंस लिख लेते हैं एक तरफ, फिर देखते हैं इसको, ठीक है। तो मुझे ना 5' एंड का सीक्वेंस दे रखा है, AATGCTAGGCAC 3'। कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा ये क्या है भाई साहब तुम्हारा, कोडिंग स्ट्रैंड। क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड।
अब अगर बेटा ये कोडिंग स्ट्रैंड है और तुम थोड़े से पढ़े लिखे हो, तुमने ढंग से चीज़ें पढ़ी हैं, तो तुमको पता था जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली किसका होता था? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड का। ठीक है, तो ये कोडिंग स्ट्रैंड है, तो सबसे पहले तो मैं इसका क्या बनाऊंगा? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बनाऊंगा? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड 3 क्या होगा? ए के सामने क्या लगेगा? टी, टी, ए, सी, जी, ए, टी, सी, सी, जी, टी, और ये क्या हो जाएगा? जी, 5 ठीक है, ये मैंने तुम्हारा बना दिया भाई साहब क्या? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। अब इस नॉन कोडिंग स्ट्रैंड का तुमको क्या करना है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या करना है? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब इसका ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो मेरा 5 एंड बनेगा। दैट मीन्स यहाँ पे मेरा क्या बन रहा होगा? mRNA। क्या बन रहा होगा? mRNA। अगर मेरा mRNA बन रहा है तो बना लेते हैं भाई साहब। ठीक है, अब mRNA में अपने को एक चीज़ पता होनी चाहिए। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि mRNA में थाइमिन नहीं होता। थाइमिन क्रॉस क्या होता है? यूरेसिल। ठीक है, अगर ऐसा है तो अब बनाते हैं। चलो जी, ठीक है। अब टी की जगह क्या? ए यू जी, जी सी, ठीक है, और यू ए जी जी सी, थाइमिन की जगह एडेनिन सी। ये क्या हो गया तुम्हारा? 3 ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ए यू जी सी, ठीक है, ए यू जी सी सी, तो कौन सा ऑप्शन हो गया मेरे लिए? तो 5th। कौन सा हो गया? 5th। ओ सॉरी, ये बी। ठीक है, 7 देखते हैं। अ मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड मैरिज अ वुमन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर एंड नॉर्मल फादर। ब्लाइंड, सबसे पहले तो जो कलर ब्लाइंडनेस है, ये क्या है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, सेक्स लिंक रिसेसिव डिसीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा फादर है, फादर के क्या था? अ मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। अगर फादर कलर ब्लाइंड था तो दैट मीन्स श्योर से श्योर यही जीनोटाइप होगा उसका। मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड मैरिज अ वुमन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर। तो सबसे पहले तो ना ये फादर वाला पार्ट पूरा करते हैं। इसने कहा अ मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। एक लड़का था जिसके पिताजी क्या हैं? कलर ब्लाइंड। ठीक है, अगर कलर ब्लाइंड है तो सिनेरियो देखते हैं। माता जी के बारे में कुछ नहीं कहा है तो मैं मान रहा हूँ कि क्या है? वो नॉर्मल है। ठीक है, इनके गैमीट बने XCY, ये बने X और X। ठीक है, ठीक है, XCX, XCX, X और Y, X और Y। ठीक है, तो भाई साहब जो फादर हुए है ना, वो तो कैसे थे? नॉर्मल। ठीक है, और वैसे ना ये चीज़ क्रॉस बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि क्या था कि उसने क्या रखा था कि जो नॉर्मल फादर है, अ मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन में इसने क्या कहा? क्वेश्चन में इसने कहा मैरिज अ वुमन हु हैज़ अ कलर ब्लाइंड मदर एंड नॉर्मल फादर। ठीक है, अब माता जी का जीनोटाइप बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ माता जी। माता जी की मदर क्या थी? कलर ब्लाइंड। ठीक है, ठीक है, और फादर क्या थे? नॉर्मल। इनके गैमेट्स बने XC X और Y, XCX, XCY, XCX, XCY। अब जो माता जी थी वो क्या थी? कैरियर। पिताजी कैसे थे? नॉर्मल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये क्या है? कैरियर। Y और XCX। ठीक है, मैंने लिख दिया विवाह। गैमीट्स बने XY, XC और X। ठीक है, ठीक है, XCX,
XX, XCY और XY। दैट मीन्स क्या होगा कि 50% गर्ल्स कैरियर होंगी और 50% बॉयज क्या होंगे, अफेक्टेड। हाउ मच परसेंटेज, तो परसेंटेज कितना आ गया बेटा, 50%। एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन इन्वॉल्व द फॉलोइंग, मेल लाइक प्राइमेट, चूज द करेक्ट सीरीज ऑफ एवोल्यूशन। अब ये एज इट इज़ तुम्हारा थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले क्या है तुम्हारे बेटा, ड्रायोपिथेकस, फिर क्या है तुम्हारे होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस और ये, ठीक है। ये थ्योरी का है, इसमें कुछ करा नहीं जा सकता। GEC स्टैंड फॉर, तो GEC किसके लिए स्टैंड करती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के लिए। वाओ। नेक्स्ट था ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू और ऑर्गन टू सम पेशेंट ऑफ्टन फेल ड्यू टू रिजेक्शन ऑफ सच टिश्यूज बाय बॉडी ऑफ अ पेशेंट, ठीक है। विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो इसके लिए कौन सा होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और इसी के लिए साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है ना, जो कि क्या होता है, इम्यूनो सप्रेसेंट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इंटरेस्ट बाय डिजिंग DNA पॉलीमरेज में गो अप टू, ठीक है। तो NCERT की लाइन है, NCERT का डायग्राम है ना, जो PCR का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वहाँ पे दिखा रखा है कि अगर एम्प्लीफिकेशन होती है बिलियंस ऑफ टाइम तो बहुत सारी कॉपीज बनती हैं, तो ठीक है, 1 बिलियन टाइम्स, ठीक है। उसके बाद बेटा ये रहा, नेक्स्ट था ठीक है, क्या कह रहा है, द डायग्राम गिवन बिलो इज द लेबलिंग ऑफ 4 पार्ट्स, ठीक है, PQR, ठीक है। अब बेटा P तो तुम्हारा क्या था, जाइगोट, ठीक है, ठीक है। Q तुम्हारे क्या थे, सस्पेंसर सेल्स थे, ठीक है, ठीक है। R तुम्हारे क्या थे, कोटिलिडन्स थे, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद बेटा S क्या था, समझेंगे, ये जो चीज़ है ये होती थी रेडिकल, क्या होती थी, रेडिकल, जो कि आगे जाके बनाएगी रूट। और ये जो S होता था ये होता था प्लम्यूल, और ये आगे जाके क्या बनाता था, शूट, मतलब 2, ठीक है, ठीक है। उसके बाद असर्शन रीजन पे, ठीक है। असर्शन रीजन पहला इसने क्या कहा कि जो पेरिस्पर्म है इज़ अ डिप्लॉइड टिश्यू, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इसने कहा बिकॉज, अच्छा असर्शन रीजन बेसिकली यही तरीका है कि मेरे हिसाब से तो A और B में कन्फ्यूजन रहती है, C और D ऑलमोस्ट क्लियर से ही होते हैं, तो उनके लिए क्या है कि असर्शन के बाद बिकॉज लगा के रीज़न पढ़ेंगे, अगर जेन्युइन लगता है तो A है वरना B है, ठीक है। तो इसने कहा पेरिस्पर्म इज अ डिप्लॉइड टिश्यू, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बिकॉज पेरिस्पर्म इज द रिमेन ऑफ न्यूसेलस विच सराउंड द एम्ब्रियो इन सर्टेन सीड्स, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट, while working on Staphylococcus, Alexander Fleming observed that Penicillium notatum inhibit the growth of bacteria, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। Because the inhibiting chemical was commercially extracted and its full potential was established by Alexander, ये बात ही गलत है। वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड इज डीजनरेसी, अब बेटा ये उसी टाइम जब तुमने वो पूरा जेनेटिक कोडोन टॉपिक पढ़ा था हरगोविंद सिंह खुराना वाला, तो वहाँ पे बता दिया जाता है डीजनरेसी का मतलब क्या होता है। अब जिन्होंने नहीं पता उनको ये लगता है कि डीजनरेसी का मतलब डीजनरेट होना होगा, बट ऐसा नहीं है। डीजनरेसी का मतलब क्या है, यहाँ पे डीजनरेसी का मतलब ये है कि 1 अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन 1 codon. Some amino acid can be coded by more than 1. Why? To provide the optimal condition for achieving the desired quality product by providing optimal growth condition. क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है भाई साहब, NCERT की ही लाइन है। बिकॉज द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर आर ऑफ स्टर टाइप, क्या ये बात भी सही है, सही है, बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो B आ जाएगा। 2 डिफरेंट क्रॉसेज हैं, 44 + XY ये तुम्हारी माता जी थी, 44 + XY ये पिताजी रहे होंगे, ठीक है। इनका क्रॉस हुआ, गैमेट्स बने 22 + X, 21 + X। यहाँ पे ये क्या हुई है, एन्यूप्लॉइडी,
ठीक है, एन्यूप्लॉइडी। और जो ये ऑफस्प्रिंग रहे होंगे इनका गैमीट क्या बनेंगे, 45 प्लस एक्स एक्स या 45 प्लस एक्स वाई। और जब ऐसा होता है तो ये क्या होता है, डाउन सिंड्रोम। प्लस एक्स एक्स 44 प्लस एक्स वाई 22 प्लस एक्स एक्स 22 प्लस एक्स वाई। अरे यहाँ पे भी क्या हुआ है, एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, तो ये क्या बने होंगे बच्चे, जो बने होंगे 44 प्लस एक्स एक्स वाई। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद ये क्या कहता है, आइडेंटिफाई द abnormality 1 and 2 इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ गिवन क्रॉसिंग एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। तो इनमें क्या क्या होगा बेटा, थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, राउंड हेड, ठीक है, प्रोट्रूडेड माउथ, ठीक है, और क्या होगा, लो IQ। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम की, तो क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम में क्या होगा, स्टेराइल होंगे, है ना, और फीमेल कैरेक्टर होंगे। उसके बाद अगला पढ़ते हैं। अब बेटा ये जिसने NCERT पढ़ी है उसके लिए हो गया होगा, NCERT का एज इट इज़ डायग्राम आया है, तभी कहते हैं NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी द पेडिग्री एनालिसिस ऑफ मायोटोनिक डिस्ट्रोफी गिवन बिलो। ठीक है, ठीक है, अब ये क्या है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का NCERT ने एज इट इज़ डायग्राम बनाया हुआ है, वो जो पेडिग्री एनालिसिस में 2 डायग्राम बनाए हुए हैं NCERT ने, तो ये वही है। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी का। और ये कैसी होती है, ये भैया तुम्हारी होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड है, तो ये IAA, मेल अनइफेक्टेड स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक है, NCERT का ही है, कुछ नहीं है इसमें। राइट जीनोटाइप, A का लिख दिया, B का लिख दिया, C का लिख दिया, D का लिख दिया, सबका लिख चुके हैं भाई। ठीक है, कैसी है, ऑटोसोमल है और कैसी है, डोमिनेंट। 19th क्वेश्चन, अ पेशेंट विद ADA डेफिशिएंसी, ADA डेफिशिएंसी यहाँ एडिनोसिन डीएमिनेज, ठीक है, की डेफिशिएंसी रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। उनको बार बार लिम्फोसाइट्स डालने पड़ते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड। ठीक है, एक्सप्लेन वाई सच पीरियोडिक इन्फ्यूजन इज रिक्वायर्ड। तो ये क्यों ज़रूरी होती है, ये इसलिए होती है जो क्योंकि तो जो तुम्हारे लिम्फोसाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोर्टल, कैसे होते हैं, मोर्टल। ठीक है, अगर लिम्फोसाइट्स मोर्टल हैं दैट मीन्स इनका क्या है, एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है, उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे। अगर खत्म हो जाएंगे तो भाई साहब दोबारा डालने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। इज रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो सुजेस्ट अ परमानेंट क्योर फॉर सच ADA डेफिशिएंसी। तो इसके लिए परमानेंट क्योर क्या है, परमानेंट क्योर ये है कि फ्रॉम द बोन मैरो ऑफ हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन की बोन मैरो से मैं क्या करूं, बेसिकली एक्सट्रैक्ट करूं जीन विच कोड्स फॉर ADA। ठीक है, और इसको क्या करूं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में इंट्रोड्यूस्ड इनटू द पेशेंट। आर मॉर्फिन एंड हीरोइन रिलेटेड। मॉर्फिन और जो हीरोइन है वो तुम्हारे रिलेटेड कैसे हैं, मैंने कहा जो तुम्हारी हीरोइन है वो एक्चुअली में क्या होती है, इट इज दी एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन की एसिटाइलेशन से बेसिकली तुम्हारा क्या प्रोड्यूस होता है, हीरोइन प्रोड्यूस होता है। ये क्या होता है, इट इज डबल इफेक्टिव। ठीक है,
ये क्या होती है बेसिकली तुम्हारी मॉर्फिन से ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछते हैं, ये रिलेटेड कैसे हैं, ये एसिटाइलेशन से बनती है, ठीक है। मेंशन देयर इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो एक तरफ अपन ने लिखा मॉर्फिन और एक तरफ अपन ने लिखा हेरोइन, ठीक है। जो बेटा मॉर्फिन है ये क्या करती है, लो बीपी करती है, डिक्रीज हार्ट रेट, और क्या करती है भैया तुम्हारा ये कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। और अगर मैं हीरोइन की बात करूँ, है ना, इनमें हीरोइन में फर्स्ट क्या होता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा, लेजीनेस, थका थका सा महसूस होगा, ड्राउजीनेस, नींद आती रहेगी सारा सारा दिन, ठीक है। तुमने इसलिए देखा होगा कुछ नशेड़ी होते हैं, नशे करके एक साइड बैठे रहते हैं, उनको दुनिया से कोई मतलब होता नहीं। और मैं दूसरा था, नेम एन एल्कोहलिक ड्रिंक विच इज़ प्रोड्यूस बाय द हेल्प ऑफ विद डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन। बेटा विद डिस्टिलेशन होती है विस्की, रम, विदाउट डिस्टिलेशन होती है तुम्हारी वाइन और बियर, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ साइनोबैक्टीरिया कैन बी यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर। तो जो तुम्हारा साइनोबैक्टीरिया है ये क्या होता है, इट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ज़्यादा नहीं पकाऊंगा, थोड़ा अगर 11वीं का ध्यान हो तो वहाँ पे तुमने कुछ नोस्टोक, एनाबीना ये सब पढ़े थे, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करा करते थे। तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है और उसको कहाँ मिला देगा, सोइल में, कहाँ मिला देगा, सोइल में, ठीक है, ठीक है। अब फर्टिलाइजर क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, सोइल के न्यूट्रिएंट कंटेंट को इंक्रीज करते हैं, बेसिकली यही होते हैं। बायो, अच्छा ये क्या थे, केमिकल, ठीक है। तो ये इंक्रीज तो कर देते हैं बट क्या करते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। सब 9th में भी पढ़ते थे तुम लोग, ठीक है। तो इसलिए किसको लेके आए फिर अपन, बायो फर्टिलाइजर्स को, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स को लेके आए। तो ये बायो फर्टिलाइजर्स क्या करते थे, ये भी वही है ना, न्यूट्रिशन को इंक्रीज करेंगे बट नो केमिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था 21st, एनालाइज द फॉलोइंग इकोसिस्टम एंड डिस्कस विच विल बी मोर प्रोडक्टिव इन टर्म ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यंग फॉरेस्ट, नेचुरल ओल्ड फॉरेस्ट और शैलो पोल्यूटेड लेक, ठीक है। सबसे पहले तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है ना, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस या बायोमास, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट ए पार्ट, सबसे पहले प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस और बायोमास at a level in an ecosystem per unit time, ठीक है। एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन देखोगे तो वहाँ पे किलो कैलोरी पर ईयर करके या ग्राम पर ईयर ऐसे करके काफ़ी सारी वो दे रखी है यूनिट, ठीक है। तो बेसिकली प्रोडक्टिव का मतलब ये होता है। अब अगर मैं बात करूँ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बेटा क्या होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है यही सब जब ये किस पे होगा, प्रोड्यूसर लेवल पे। व्हेन प्रोडक्टिविटी इज हैपनिंग एट प्रोड्यूसर लेवल, जब प्रोड्यूसर लेवल पे होगी तो उसको क्या बोल देते हैं अपन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोल देते हैं। इसने दिया यंग फॉरेस्ट, नेचुरल
ओल्ड फॉरेस्ट या शैलो पोल्यूटेड लेक, किस में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, किस में सब्सटेंस ज़्यादा बन रहे होंगे। यंग फॉरेस्ट है, ठीक है, इसको ना थोड़ा सा समझना, ये ना कंसेप्चुअल से क्वेश्चन है, ठीक है। यंग फॉरेस्ट का मतलब समझ रहे हैं, एक एरिया है जो अभी अभी पनपने लगा है। ओल्ड फॉरेस्ट का मतलब भाई ये तो बहुत पुराना है, तो बहुत पुराना है तो ऐसा थोड़ी होता है कि वहाँ पे पेड़ जड़ गए हैं, पेड़ ने अपना काम करना छोड़ दिया है ना, घना ज़्यादा होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आती है तुम्हारे पास एक, क्योंकि लेक है तो भैया पानी पानी नीला कर देते हैं इसको, ठीक है ना। और पोल्यूटेड लेक थी। अब ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्टिविटी मतलब वो सब्सटेंस का बनना, तो किस लेवल पे ज़्यादा बन रहा है तुम्हारा, ओल्ड फॉरेस्ट। इसमें और डिफेंस में कहा व्हाट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अगर मैं बात करूं तुम्हारी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो बेसिकली ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। तो बेटा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी तुम्हारी जब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी हो रही है प्रोड्यूसर लेवल पे, या मैं कहूँ एनर्जी दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर्ड बाय द प्लांट पर यूनिट टाइम, इसको जीपीपी भी कहते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्या आती तुम्हारी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, तो तुमने अगर फूड चेन पढ़ा हो, 10th में पढ़ते थे, 10% एनर्जी लो होता था। 10% एनर्जी लो क्या है कि अगर यहाँ 100 जूल एनर्जी है तो आगे कितनी जाती थी उसकी 10%, 10 जूल। बाकी की जो तुम्हारी बाकी की जो तुम्हारी 90% थी उसका क्या होता था, लॉस इन फॉर्म ऑफ रेस्पायरेशन। तो वही मैंने कहा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, द एनर्जी प्रेजेंट इन अ प्लांट आफ्टर रेस्पायरेशन, ठीक है। तो एनपीपी कहते थे इसको, ये क्या होता है, जीपीपी माइनस आर। सेक्शन सी पे आ चुके हैं। ये पीबीआर 322 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू दिन से ही सभी को पता है। पीबीआर 322, ठीक है। पीबीआर 322 क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे पूरा डायग्राम दिया हुआ है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ओआरआई। तो ओआरआई क्या होता था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से तुम्हारा क्या होता था बेटा, रेप्लिकेशन का प्रोसेस क्या होता था, शुरू हुआ करता था, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ 1 इन यूकैरियोट और मैनी इन प्रोकैरियोट्स, यहाँ से बेसिकली तुम्हारा रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ऐसे ऐसे शुरू हो जाया करता था, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, आरओपी, रोप। अच्छा, रोप से पहले ना तुमको ना वैसे तो थोड़ा पता होना चाहिए था, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, एम्फीसाइक्लिन रेजिस्टेंस, इकोराई, क्लेवन, हिंद थर्ड, ये सब क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं, ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं इसके लिए। रोप क्या है बेटा, रोप वो साइट है जहाँ पे क्या होगा, इट कोड्स फॉर प्रोटीन which is required for replication। के बाद आगे डिफरेंस बिटवीन एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस पता है जो कि क्या है, कट फ्रॉम एंड्स, है ना, और एंडोन्यूक्लियस कट फ्रॉम मिडल, ठीक है। उसके बाद द ग्रेट
German naturalist and geographer Alexander von Humboldt observed that within a region specific richness increase with increasing explored area but only up to a limit. For the above situation construct a graph and write an equation. ये as it is NCERT का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात है नहीं है इसमें, एक बार जल्दी से इसको ख़त्म कर लेते हैं, है ना। तो अलेक्जेंडर वॉन हमलोट क्या कहते थे, ग्राफ ऐसा सा बनता था, ठीक है। ये दो आता था तुम्हारा S इज इक्वल टू CZA, और ये लॉग स्केल होता था। जब लॉग स्केल पे इसको कन्वर्ट करते थे तो लॉग स्केल पे इसको जब हम कन्वर्ट करते थे तो ये ऐसा आता था, log S इज इक्वल टू log C प्लस Z log A, ठीक है। जहाँ पे S क्या होता था, स्पीशीज रिचनेस, A बेसिकली तुम्हारा एरिया हुआ करता था, C क्या था तुम्हारा कांस्टेंट हुआ करता था, और Z क्या था तुम्हारा बेसिकली रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। ग्राफ बना दिया, इक्वेशन राइट कर दी, ठीक है। उसके बाद इसने क्या कहा, ऑल्सो राइट वेरियस वैल्यू ऑफ Z। अब ये ना एज इट इज़ NCERT में है, ये ना याद करने को वैसे तो कहा जाता है, ठीक है, तुमने भी करा ही होगा होप सो। Z की वैल्यू बेटा होती है तुम्हारी 1.15, ठीक है। ये किसके लिए होती है, फ्रूटिंग बर्ड्स या मैमल्स। Z तुम्हारा होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट, और Z की वैल्यू होती है 0.12 0.2 फॉर प्लांट्स। Shyam and Radha are expecting their first child, with Radha being in her second month of pregnancy with no complications. Shyam family has a history of cystic fibrosis, while Radha family has a history of Down syndrome, leading to a concern that the baby may have one of these conditions. First, suggest and explain a way of testing if their baby is at risk for any disease or genetic disease. तो क्या तरीका होगा बेटा, amniocentesis. In case of presence of one or both of the abnormalities and posing a risk to mother health, mention one possible option for them to consider. तो क्या होगा, MTP, जिसको abortion भी कहते हैं. Under what condition is the process mentioned in B is illegal? फीमेल फिटिसाइड के केस में, कि जब तुमको पता है फीमेल है, जो जाइगोट है वो क्या है, बेसिकली फीमेल है, और जो फीमेल है वो हेल्दी है, उस केस में भी MTP करें तो वो गलत होगा. राइट द पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ DNA. इसके लिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होगा, 3' to 5' होगा, और वो क्या होगा, GAATTC है, तो ये कितना हो जाएगा, CTTAAG, ठीक है, NCERT का ये. नेम द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड रिकॉग्नाइज दिस सीक्वेंस, है ना, तो ये क्या होगा तुम्हारा, हिंद सेकेंड. हाउ आर स्टिकी एंड प्रोड्यूस, स्टिकी एंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जो तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है ये बेसिकली क्या करता है, जब कट करता है तो वहाँ पे क्या होता है, एजेस छोड़ देता है जो कि क्या होती हैं, स्टिकी होती हैं, फिर आगे जाके DNA लाइगेज दोनों एंड्स को क्या कंबाइन करवाता था. ये पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम गिवन बिलो. P क्या है बेटा तुम्हारा, सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है. ये क्या है, गैमेटोसाइट्स, ठीक है. नेम द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इज स्टोर्ड इन द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. तो कौन सी होती है, स्पोरोजोइट्स. वेयर डज फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पैरासाइट टेक्स प्लेस, तो ये सब कहाँ होता है, फीमेल मॉस्किटो की स्टमक में. P और Q लेबल हो चुका है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होती है, मेल्स में, और सेक्सुअल किस में होती है बेटा, फीमेल मॉस्किटो. देखते हैं, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ये सब का हो रखा है, NCERT का क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियोसोम. P और Q, P क्या था तुम्हारा बेसिकली DNA था, और Q क्या था तुम्हारा हिस्टोन
टेट्रामर। जो डीएनए है इसमें कितने होते हैं? लगभग 200 बेस पेयर होते हैं। राइट द नेचर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। डिस्टिंग्विश बिटवीन यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। जो यूक्रोमेटिन होते हैं ये क्या होते हैं? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। ये इनएक्टिव होते हैं। ये लूजली पैक्ड होते हैं। ये टाइटली। ये लेस स्टेन होते हैं और ये डार्क स्टेन। स्टडी है, केस स्टडी देखते हैं। The monarch butterfly is highly distasteful to its predator because of a special chemical present in its body. How does the butterfly acquire the chemical? तो butterfly कैसे लेती है बेटा? बेसिकली क्या होता है तुम्हारा कि कैटरपिलर स्टेज में इट फीड्स ऑन अ वीड। ये वीड पे खाती है जिससे फ्रॉम वेयर इट एक्वायर दैट केमिकल सब्सटेंस। तभी कहते हैं भाई अच्छा खाओ तो अच्छा बोलोगे। Population density at a time t+1 is 800, immigration 100, emigration 100, immigration 200, natality 200, mortality 150. Calculate the normal density at time t। ठीक है, and t+1 is equal to nt birth plus immigration minus डेथ प्लस में इमिग्रेशन। ठीक है, ठीक है। ये दे रखा है 800, ये निकालना है। बर्थ दे रखे हैं, कितने हुए हैं टोटल? 200, प्लस में कितनी एंट्रीज हुई हैं? 200, माइनस डेथ कितनी हुई है बेटा? 150, प्लस में एग्जिट कितने हुए हैं? 100। तो ये कितना हो जाएगा? 800 इज इक्वल टू 400 माइनस कितना हो गया ये? 250 हो गया ना। नेम टू मेथड टू मेजर द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ टाइगर। तो कैसे माप सकते हैं? बाय पग मार्क या फिर फिकल पैलेट्स को देखते हुए। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस इन मेथड ऑफ मेजरिंग पॉपुलेशन डेंसिटी इन एरिया वेयर 200 कैरेट ग्रास प्लांट टू ओनली सिंगल ह्यूज बनियन ट्री। एक ही बनियन ट्री है और 200 क्या है तुम्हारे कैरेट ग्रास है। तो वहाँ पे क्या होता है? नंबर इज नोट द इफेक्टिव मेजर। एनसीईआरटी की ही लाइन है। So it will be measured on the basis of biomass। ठीक है, नेक्स्ट था 30th। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीक इन केस 102। केस 102 में पीक आने लग रही है तो अपने को पता है ये किसके कारण आ रही है बेटा? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि ओव्यूलेशन से पहले होता है। देखो ओव्यूलेशन से पहले पीक मार रहा है दोनों में। राइट चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन ओवरी एंड यूट्रस ड्यूरिंग फोलिकुलर फेज। तो फोलिकुलर फेज में क्या होता है? बेसिकली ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। ठीक है, एंडोमेट्रियम रीअपियर,
एंड हाईली वैस्कुलर, ताकि आने वाले एग के लिए वो इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो सके। नेम द हार्मोन क्यू इन केस, राइट वन फंक्शन क्यू। क्यू क्या है बेटा? प्रोजेस्टेरोन। और ये क्या करता है? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। मेंटेन करता है कुछ टाइम के लिए, अगर उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन करेगा, वरना क्या होगा, ये बेसिकली तुम्हारा शेड ऑफ कर जाएगी एंडोमेट्रियम। दिस स्ट्रक्चर इन द ओवरी विल रिमेन फंक्शनल इन केस 2। केस 2 में कौन सा स्ट्रक्चर फंक्शनल रहेगा? केस 2 में देखो तुम्हारा क्या आ चुका है? एससीजी। अगर एससीजी आ चुका है तो क्या रहेगा? एंडोमेट्रियम, क्योंकि तुमको पता है एससीजी कौन सीक्रेट करता है? प्लेसेंटा। और ये क्या है? अश्योर कर रहा है तो फीमेल क्या है? प्रेग्नेंट। ठीक है, ये देख लेते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू सेल्स इनक्लोज इन मैच्योर मेल फीमेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट में कौन कौन से होते हैं? जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। ये फर्टिलाइजेशन करेगा और वो क्या करता है? न्यूट्रिशन। ये क्या है? सेल्फ पोलिनेशन, जिसको ऑटोगैमी। ये 2 भी क्या है? सेल्फ पोलिनेशन, बट इसको क्या बोलेंगे? जिटोनोगैमी। और थर्ड क्या है तुम्हारा? क्रॉस पोलिनेशन। द गिवन डायग्राम शो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड टर्म यूज। ठीक है, अपन लेबल कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, वाटर लिली। ये कह रहा है व्हाट आर द प्लांट अचीव पोलिनेशन। वाटर लिली में पोलिनेशन कैसे होती है बेटा? तो होती है इंसेक्ट्स से, और वेल्सनेरिया में वाटर से। ठीक है, एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है, कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं है। राइट एडवांटेज ऑफ पोलन ट्रांसफर मेथड 3 में क्या होगा? वेरिएशन आएंगी, क्योंकि क्या है? क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, given below is the diagram of human evolution surrounded by a few sperm. Observe the diagram and answer the following questions. ठीक है, compare the fate of PQR shown in the diagram. PQR का क्या होगा? तो बेटा जो तुम्हारा P है वो क्या करेगा? जाइगोट बनाएगा, और ये क्या हो जाएंगे? विल डीजनरेट। राइट द रोल ऑफ। अच्छा, ये क्वेश्चन ना एज इट इज 2021 का है। ठीक है, PYQ है। राइट द रोल ऑफ जोना पेलुसिडा इन दिस प्रोसेस। तो जोना पेलुसिडा में क्या होगा? चेंजेस आएंगे टू प्रिवेंट पोलिस्पर्मी, कि एक से ज़्यादा स्पर्म्स ना एंटर कर जाएं, तो उसके अंदर साइक्लिक चेंजेस आएंगे। एनालाइज द चेंज अकर इन ओवम आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म। तो ओवम में क्या होता है? बेसिकली ओवम में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है ना, टू हेल्प स्पर्म टू मूव टूवर्ड्स fallopian tube. How acrosome and middle piece are able to play an important role in human fertilization. ठीक है, एक्रोसोम में बेसिकली क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो कि हेल्प करेंगे एंट्री करने में अंदर। और मिडल पीस के अंदर क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि वजाइना से इसको कहाँ लेके जाएंगे? फेलोपियन ट्यूब तक। आंसर द फॉलोइंग। माल्ट। माल्ट क्या है? पता ही है, म्यूकोसल एसोसिएटेड lymphoid tissue where it is located inside the body। और ये बॉडी में कहाँ होता है? तो ये बॉडी में, एनसीईआरटी की लाइन है ना, ट्रैक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, respiration and on intestine।
ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेन साइटोकाइनिन बैरियर। तो साइटोकाइनिन बैरियर क्या होता है, सेल इन्फेक्ट होने के बाद एक केमिकल रिलीज करता है जिसको इंटरफेरोन कहते हैं, और ये केमिकल क्या होता है, आसपास वाले सेल को खबर देता है कि भाई साहब मेरे पे अटैक हो चुका है, तुम अपना देख लो, अब बच के रहो। नेम द डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ एड्स, अलीसा। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज इट वर्क, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये, बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। क्योंकि क्या होगा, जब तुम्हारे शरीर में इन्फेक्शन होता है तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन चुके होते हैं, ये उसी की डिटेक्शन करता है। बोन मैरो एंड थाइमस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन इम्यून सिस्टम, क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे होते हैं बेटा तुम्हारे, ये दोनों तुम्हारे होते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। और अगर ये तुम्हारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है तो यहाँ पे क्या होने लग रहे हैं, जो तुम्हारे इमेच्योर लिम्फोसाइट्स हैं वो मैच्योर होने लग रहे हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट था, ये टेबल कंप्लीट करनी थी। ठीक है, ब्यूटेरिक एसिड। तो ब्यूटेरिक एसिड किससे आता है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम से। ठीक है, इस लड़की ने सही लिखा हुआ है। और इसका सोर्स क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया। नेक्स्ट था तुम्हारा जे, जो कि मोनस्कस परप्यूरस से आता है। तो केमिकल ये क्या होगा, स्टैटिन होगा। ठीक है, और ये बेटा किससे मिलता है अपने को, ईस्ट। ठीक है, और ये क्या करता है, इनिबिट कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। साइक्लोस्पोरिन ए किससे होता है, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से। फंगस है और इसका क्या काम होता है, इम्यूनोसप्रेसेंट है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट आर बैक्यूलोवायरस यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। तो बैक्यूलोवायरस बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स की तरह क्यों यूज़ होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 32। ठीक है, तो मैंने कहा जो बैक्यूलोवायरस है, ये बेटा क्या है, बेसिकली वायरस है विच इन्फेक्ट इंसेक्ट्स। और बेसिकली किसको, लेपिडोप्टेरिन पेस्ट को। ये क्या होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है, एजेंट होते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम क्या होता है, सपोज तुमने पैरासीटामोल ली, तो पैरासीटामोल क्या कर रहा है, बेसिकली तुम्हारी पूरी बॉडी में पेन को रिलीव करने लग रहा है। और तुमने कोई एक पर्टिकुलर ड्रग ली जो तुम्हारे सिर्फ हेडेक को क्योर करने लग रही है, तो हेडेक को क्योर करने वाली हुई नैरो स्पेक्ट्रम, और जो पूरी बॉडी के एक को कंट्रोल करने लग रही है, दूर करने लग रही है, वो हो जाएगी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो ये होती है नैरो स्पेक्ट्रम। दैट मीन्स ये सिर्फ किस पे इफेक्ट करेगा, लेपिडोप्टेरिन पे करेगा। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, when it get engulfed by the pest, it affect their gut, वो उनके गट पे इफेक्ट करता है, एंड मेड देम फॉल इल, और उनको क्या कर देगा, बीमार कर देगा। हीमोफीलिया एंड रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन मैन, क्यों, क्योंकि ये दोनों बेटा क्या है, सेक्स लिंक रिसेसिव डिसीज है। अगर रिसेसिव डिसीज है सेक्स लिंक, तो फीमेल हमेशा कैसी होगी, कैरियर, और मेल कैसा होगा, अफेक्टेड, क्योंकि उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, इसके बाद इसका क्रॉस बना के दिखा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, परफॉर्म अ क्रॉस वेयर हीमोफिलिक डॉटर एंड हीमोफिलिक सन्स आर प्रोड्यूस इन सेम रेशो। ठीक है, सेम रेशो में प्रोड्यूस होने चाहिए।
ठीक है, तो हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर था। तो मैंने कहा क्या होंगे जो बेसिकली मदर है क्या होगी कैरियर, और फादर क्या होगा अगर मदर भी इन्फेक्टेड होगी और फादर भी इन्फेक्टेड होगा, तो जो इनके बच्चे हैं उन दोनों में ही, लड़का हो लड़की हो, दोनों क्या होंगे इफेक्टेड होंगे। ठीक है, उसके बाद था वेयर डज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर इन बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है और जो ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में, ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में, किस में, यूकैरियोट्स में। अगर मैं बात करूं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की, किस में, प्रोकैरियोट्स में, तो वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म। क्यों होता है, क्योंकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो न्यूक्लियस भी कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है। नेक्स्ट था ड्रॉ लेबल एंड स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क ऑफ डीएनए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसने कहा डीएनए सेगमेंट हैज़ टोटल 1000 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, आउट ऑफ विच 250 ऑफ देम आर, 250 क्या थे, एडिनिन। ठीक है, एडिनिन थे। हाउ मैनी पिरामिडीन बेस सेगमेंट्स विल बी देयर। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, एडेनिन और ग्वानिन, ये क्या होते हैं तुम्हारे, प्यूरिन। अब अगर एडेनिन 240 हैं, ठीक है, तो ग्वानिन भी कितने होंगे, 240 होंगे, तो टोटल प्यूरिन कितने होंगे, 480। 1000 माइनस 480, 520, ये क्या होंगे तुम्हारे, पायरिमिडीन। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट पेपर डिस्कस हो गया। ठीक है, थैंक यू।